ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक देख लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। एक्चुअली कुछ दिन से जो है वीडियो नहीं डाली जा रही है। अ, थोड़ा सा इशू हो गया था वाईफाई का, इस वजह से अब से फिर हम रेगुलर वीडियोस दोबारा से डालेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 76, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन कैसे आई थी और आपसे पूछ रखा है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नॉर्मली मैं आपसे ये चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हो तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको क्या चीज़ करते हैं कि हम ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता, लेकिन वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जब मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो मुझे पता था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन, जिसमें कि 1 लाख रुपीस जो है एजुकेशन पर्पस के लिए खर्च करने की बात की गई थी। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिश कंट्रोवर्सी पे ये था कि मीडियम कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए, जिस पे लास्ट में डिसाइड किया गया था कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में ना मैंने कभी नहीं सुना था। जब मेरे को ये था कि हाँ, जब तुमने क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि हर फैक्ट आपको नहीं पता होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 3 आपको पक्का पता था होगा। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे क्या है, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं इसके का हिंदी में आपको देखो ट्रांसलेशन, तो ओके, इन्होंने हिंदी में सेम ट्रांसलेशन है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन पे जनरल कमेटी है। तो ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश में भी दी हो, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन आपकी हिंदी समझती है, कुछ पॉपुलेशन आपकी इंग्लिश समझती है। ऑब्वियस सी बात है, इंस्ट्रक्शंस दोनों चीज़ों में हो सकती है। तो दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में आप किस पे जाओगे, ऑल ऑफ द अबव पे जाओगे। ठीक है, हर जगह सेम रूल नहीं अप्लाई होता, अपनी बेसिक नॉलेज को भी इस्तेमाल करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप एनालाइज कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो आपको पता होना चाहिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की और क्या क्या प्रोविजंस थी, क्या कंट्रोवर्सी थी, किसने किसको सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ अब तो ये भी पता होना चाहिए जनरल कमेटी ऑन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस किसके टाइम पीरियड में आई थी, क्या कहती है ये कमेटी। क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। आप देखो, ये भी आप इसको चाहे ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगा सकते हो और आप इसको एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको देखो नॉर्मली क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेक के बारे में पूछा है। तो अगर यहाँ से जब आप इसको पहले देखते, जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कोलेरू लेक। अब इससे आप देखोगे 2023 का क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी ने यहाँ से पूछा हुआ है। तो आपको समटाइम क्या होते हैं, ऑप्शन से आगे फर्दर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब क्या है, अगर उस टाइम पे नहीं पता कोई बात नहीं, आप पता होना चाहिए कौन सी लेक आपकी नेचुरल लेक है, कौन सी आपकी आर्टिफिशियल है। अगर देखो नैनीताल तो आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता, आर्टिफिशियल लेक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आपने कभी से आप पढ़ते आ रहे हो इसको, तो नेचुरल है ये। रेणुका नेचुरल, कोलेरू नेचुरल, आपका आंसर क्या है, कोडाई कनाल तमिलनाडु, ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है। और भी दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा ये जो पोर्शन, ये जो दोनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाली है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक होने के चांसेस कम होंगे। इस चीज़ को आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो आप टेरेन की अगर बात करोगे तो जब हम सदर्न इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो टेरेन यानी दक्कन का पठार जिसकी बात करते हैं, उधर आप जाओगे तो उधर आपकी जो भी इरिगेशन पर्पस होता है, वहाँ पे वेल्स वगैरह नहीं होती, वहाँ पे लेक्स वगैरह को ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये। और कोल्लेरू जब आप कृष्णा रिवर पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बारे में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, तो वो पता होता है कि वो आपकी नेचुरल लेक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोडई कनाल। अब कहाँ कहाँ पे है इनकी लोकेशंस, कौन सी रिवर, कौन सी इसमें ये भी पता होना चाहिए कि रेणुका लेक को कौन सी रिवर बनाती है, नैनीताल लेक से कौन सी रिवर से पानी आता है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए जब आप इसको एनालाइज कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर है 78, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब इसमें क्या है, आपकी तीनों के तीनों, चलो पहले देख लेते हैं स्कीम की बात है, तीनों के तीनों ऑप्शंस ठीक होना रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कहता है इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या है, जब भी रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आते हैं टू योर मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कमेटी, कोई कमीशन, दैट मीन्स वो क्या होती है, आपकी स्टेटमेंट गलत होती है। अगर एक गलत हो गया तो ये भी गया, ये भी गया, अब बचा क्या 2 और 3, यानी
जो 2 है वो तो आपका बिल्कुल ठीक है। इट अमंग्स अदर थिंग विल आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी। कौशल विकास करना है ना, तो हर तरीके से कौशल विकास करोगे। दैट मीन्स ये तो आपकी कनेक्ट हो रही है स्टेटमेंट। इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी सही है। दैट मीन्स इट इज आल्सो अ जनरल स्टेटमेंट एंड इट इज आल्सो अ जनरल स्टेटमेंट। तो आपके दोनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ओके, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 79। 79 कह रहा है 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू सत्याग्रह सॉरी स्वराज सभा। ठीक है, इसमें किसने नाम चेंज किया है, किसने नाम चेंज नहीं किया। अगर आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस तो आप लगा दोगे, नहीं पता तो आप छोड़ दोगे। बट फिर भी आप मैक्सिमम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे, हमें इस टेक्निक पे काम करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कैसे कर पाएँ ताकि हम अपने आंसर के बहुत नज़दीक पहुंच पाएँ। देखो, अगर आपको पता हो कि जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये कब बना था, पहली बात तो ये है कि अब आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये कब बनी थी, किसने इसको फॉर्म किया था। ठीक है, और किसने नहीं किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, जो ऑब्वियसली बात है बाल गंगाधर तिलक जी, अगर आपको पता हो तो इसका इससे तो स्वराज सभा का कोई रिलेशन था ही नहीं। दैट मीन्स ये तो गलत है। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की जब ये बात कर रहा है तो स्वराज और लिबरल दोनों कनेक्टेड वर्ड नहीं है, दोनों अलग वर्ड है। बट ये आपकी कौन सी पार्टी होती है, ये आपकी लेबर पार्टी है। ठीक है, हिंदू महासभा की जब बात करोगे तो आप हिंदू महासभा भी इसके ऑप्शन में नहीं आती। अगर आपने पढ़ा हो इंडियन होम रूल लीग तिलक की और एनी बेसेंट की, तो उसका नाम 1920 में चेंज होकर स्वराज्य सभा रख दिया गया था। नहीं पता था, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने ये एलिमिनेट कर दिया था, बहुत इजीली कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका दूसरा नाम क्या है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी मुझे पता था, ठीक है, ये भी नाम नहीं है इसका। हिंदू महासभा थोड़ा सा वो चीज़ हो जाती है कि मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीज़ भले ही हो सकती है, लेकिन फिर आपको अगर आपने पढ़ा है तो आप ऑब्वियस सी बात है आसानी से लगा सकते हो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं पता, अब पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अब आपका काम क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे ऑल इंडिया होम रूल लीग ही नहीं बल्कि चार ऑप्शंस कब फॉर्म हुए, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे इनके, किसने किसने बनाया था, और साथ ही साथ स्पेशली जो होम रूल लीग आती है, क्योंकि इसमें दो बनी थी, एक एनी बेसेंट की बनी थी, एक तिलक जी की बनी थी। ठीक है, जिसमें कर्नाटका महाराष्ट्र तिलक जी थे, बाकी ऑल ओवर उसमें एनी बेसेंट थी। फिर ऐसा क्यों है कि होम रूल लीग अगर दोनों ने बनाई थी तो दोनों के अलग अलग क्यों बनाया गया। ठीक है, क्या रीजंस थे उसके, और दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में क्या चीज़ अलग थी। जैसे कि अगर तिलक जी वाली जो होम रूल लीग थी उसमें आपको एडमिशन अगर लेना था तो वो बहुत मतलब मुश्किल था, और जो एनी बेसेंट वाली थी वहाँ पे तो दो चार लोग मिलके ही बना सकते थे, तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन थे नहीं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थे वो भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर है 82, एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में पूछ रहा है क्या। ओके, अब यहाँ पे भी इस तरीके की स्टेटमेंट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट एक साथ होना सही होना पॉसिबिलिटी कम होती है, बट फिर भी देख लेते हैं। ओके जी, सी कह रहा था इरिगेशन। वैसे आंसर पे कैसे पहुंचा जाए अगर वो देखे तो देखो, कह रहा है ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का हाई कंटेंट है इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या करेगा, ड्रास्टिकली कोई चीज़ नहीं हो सकती, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। और अगर कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का तो क्या रिड्यूस होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एकदम उल्टा है। और ड्रास्टिकली वर्ड ही जो है वो आपका एक्सट्रीम वर्ड है, गलत हो जाता है। ये गलत होते ही आपका आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 3। लेकिन आप एनालाइज कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू एवरी स्टेटमेंट, और आपको चेक करना है कोई भी स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। दूसरा कह रहा है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, कोई रोल प्ले नहीं करती, गलत बात है। सोइल के बिना कोई चीज़ कैसे होएगी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एनालाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया सल्फर साइकिल। आपको याद हो यूपीएससी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो
कौन सा ऐसा साइकिल है जिसमें आपकी रॉक्स जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करती हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर और इस तरीके का, जिसका फॉस्फोरस साइकिल आंसर था। बट यहाँ आपको पता होना चाहिए, अब सल्फर साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कौन रोल प्ले करता है, कैसे सल्फर इंट्रोड्यूस होता है, कैसे जाता है बाहर। सी कहता है इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सेलेनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। बिल्कुल कर सकते हो, और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखते हो आप, पंजाब हरियाणा वाले टेरेन में देखते हो आप इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लियर। सबसे पहले कौन से इवेंट हुए थे। अब 4 स्टेटमेंट है, आपको देखो क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, सबको पता है 1875 के अप्रोक्सीमेट हुआ था। दीनबंधु मित्र नील दर्पण, सबको पता है किससे है, नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है, 1859 के तकरीबन हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे ये पहले हुआ था, यहाँ से ये तो पता चल गया, यानी ये आंसर तो हो नहीं सकता। जब मैंने किया था तो मुझे नहीं पता था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखा था वो किस टाइम पीरियड पे लिखा गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले बनी थी आपकी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने वाले, ये आपको पता होना चाहिए, 1864 में बनी थी। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर आपको तीनों से देख के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यही पहले है। इसके बारे में मुझे बेशक बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुझे पता था इससे पहले दैट मीन्स आंसर यही होगा, और इसको सीधा मार्क कर दिया था। ठीक है, आंसर चेक किया था, आपका आंसर करेक्ट था। ओके जी, उसके बाद अब देख लेते हैं, ये आपका अप्रोक्सीमेट 1884 के तकरीबन आया था। बट अब आपको जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है वो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे उन्होंने वो बोला है कि वो फर्स्ट इंडियन बने थे टू सक्सेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियंस को भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा एक्ट आया था। तो यहाँ पे आपको एक्ट पता होना चाहिए, और इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें आपका एक्ट 1853 वाला आता है, क्योंकि पहले जितने भी होते थे वो नॉमिनेशन से आते थे। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया था, ओपन एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई थी एग्जाम। तो ठीक है, 1853 की फिर कौन कौन सी प्रोविजन है, फिर कौन सा एक्ट आया था जिसमें एज कम कर दी गई थी। ठीक है, कौन सा एग्जाम, कौन सा ऐसा था, क्योंकि इस टाइम पे जब एग्जाम होते थे आपके लंदन में होते थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होते थे, क्या चीज़ है, वो सब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नील दर्पण है, तो किससे है, नील विद्रोह से अगर जुड़ा हुआ है तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों हुआ था नील विद्रोह, और इसके बारे में एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी स्टोरी और पूरा पेज दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी Which of the following is or are possible consequences है heavy sand mining के। consequences पूछ रखे, देखो हिंदी में बोले तो संभावित परिणाम होंगे अगर आपने बहुत अधिक बालू का खनन किया है तो। पॉजिटिव परिणाम होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, देखो डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर सिस्टम, अब ये तो पॉजिटिव है, सैलिनिटी कम हो जाएगी। नहीं, जब आप जितनी माइनिंग करते जाओगे सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। रिवर्स है, एकदम रिवर्स है, बन गया बन गया बन गया। आपका आंसर आ गया सीधा बी। अब पोल्यूशन होगा ग्राउंड वाटर का, बिल्कुल होगा। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल हो, ये बिल्कुल होगी। दैट मीन्स ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। डिक्री सैलिनिटी इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, ये तो बेनिफिशियल हो गया ना आपके लिए, तो कॉन्सिक्वेंस कहाँ से हो गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 83, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज एक यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म है टू असिस्ट कंट्री टुवर्ड्स ग्रीनर और मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इसका आंसर क्या होता है बी। लेकिन समटाइम देखो, मान लो ऐसी चीज होती है कि आपको जरूरी नहीं है वहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आपको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा तो बेशक से छोड़ दो इसको। ठीक है, लेकिन दो चीजें होती हैं कि आपको देखना है कि यूपीएससी के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ जाके फंसोगे आप ऑप्शन नंबर बी और सी में होगा। ये दोनों आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। 2012 के लिए रियो डी जेनेरियो समिट इंपॉर्टेंट थी, और 2015 पेरिस वाला, क्योंकि क्लाइमेट के लिए आपके टारगेट्स जो अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी। बट आपने देखा 2015 में मोस्टली हम क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी टारगेट्स थी उनको लेके चलते हैं। 2012 के बारे में क्या कहते हैं, 2015 में कोई चीज़ थी नहीं, तो ऑप्शन बी और सी में से क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास ऑप्शन नंबर बी बच जाता है। बट समटाइम ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बने इसलिए होते हैं कि ताकि आप छोड़ दो। अगर नहीं वहाँ पे समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूरी नहीं है। हाँ, आज के टाइम पे जितनी भी आपकी जो पूरी प्रॉपर कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है, 80-85 के अप्रोक्सीमेट जा रही है। 90 तक मार्क्स नहीं आ रहे, तो सारे क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट करने, अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो गए तब भी चल जाएगा।
3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें एप्लीकेशन है आपकी कन्वेंशनरी आइटम में, बायोनिक ईयर्स में, ऑटोमेटिक। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका आंसर सीधा होता है ऑल ऑफ द अबव, इसमें ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं होती है। वाई इज ए प्लांट कॉल्ड प्रोस्पिस जेनिफर, इसके बारे में यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बताओ मेंशन न्यूज में होता है, क्यों होता है। इट्स एक्सट्रैक्ट वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक, यूपीएससी को कॉस्मेटिक से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन ही खत्म कर दो। इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेंशन होता है कंसर्न का विषय है तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता है। इट एक्सट्रैक्ट यूज इन सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और मुझे लगता है ये तो सबको पता होता है, इसके बारे में कोई वो नहीं होता कि आप कौन सी टेक्निक से इस आंसर पे पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी। इससे ये तो पता चल गया ऑप्शन देखिए कि ऑल ऑफ द वो तो ठीक हो नहीं सकते। सी पे चले जाओ, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरेक्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन, पहली स्टेटमेंट ये है, ठीक है। सपोज करो आपको बिल्कुल नहीं पता है बैरन आइलैंड के बारे में, वैसे तो पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया का एकमात्र जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपको ये पता है ये एक्टिव वोल्केनो, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे इनएक्टिव है, कब से इनएक्टिव है, तो फिर एक्टिव कैसे होगा, दैट मीन्स ये आपका तीसरा ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत होते ही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका खुद ब खुद आंसर आ जाता है। एक तो ये तरीका है पूछने का। दूसरा क्या है, अगर आपको नहीं पता कि ये एक्टिव वोल्केनो, कोई बात नहीं, पहले देखो द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इंडियन टेरिटरी में, ये कह रहा है एक्टिव वोल्केनो, ओके जी। तीसरे में कह रहा है वो इनएक्टिव है यहाँ से, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब या तो एक गलत है या तीन गलत है, दो ही चीजें। दूसरा कहता है बैरन आइलैंड लाई करता है 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, अगर आपको लोकेशन नहीं भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी लोकेशंस देता है, तो लोकेशंस जो होते हैं बहुत इजी होता है। क्या पता वो आपको नहीं पता, तो क्या पता वो आपको ईस्ट में ना हो के वेस्ट में दिया हो, क्या पता वहाँ पे ग्रेट निकोबार ना हो के अंडमान हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है चेंज होने की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन दो तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, दो गलत होते ये भी गलत, अब गया वन और तीन, तीनों है। यहाँ पे बोल रहा है वो लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 1991 में, उसके बाद से इनएक्टिव है। यहाँ बोल रहा है इज एन एक एक्टिव वोल्केनो, और सबको पता है, दैट मीन्स आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक। किसी भी तरीके से आप पहुंच सकते हो। आप पता होना चाहिए कि आपका बैरन आइलैंड जो होता है वो ग्रेट निकोबार के आसपास सिचुएटेड नहीं है, कहाँ पे है ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 87, ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, तो अगर आपने कोरल रीफ्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि मोस्टली कोरल रीफ्स आपके ट्रॉपिकल वाटर में ही मिलते हैं, दैट मींस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। मोर देन वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल अपने आप में ठीक सही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कोरल रीफ वो आपकी जाली जाली का कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, दैट मींस ये स्टेटमेंट ठीक है। Coral reef host far more number of animal phyla than hosted by the tropical rainforest. Obvious सी बात है, कोरल रीफ पे कितने सारे फिशेस और बाकी सारे जो है जीव वो डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, आपकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पे तो ये देखो इन्होंने सिंपल बोल दिया ट्रॉपिकल वाटर में, अब इन्होंने या यहाँ की लोकेशन की टेरिटरी में है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम आपका एनवायरनमेंट रहता है। और दूसरी बात है, अब यहाँ से जब एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंडीशंस होती हैं कोरल रीफ के सर्वाइवल के लिए, यानी कि कौन सा वाटर चाहिए, ट्रॉपिकल चाहिए, टेम्परेट चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी सैलिनिटी होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, ये कैसा वाटर होना चाहिए, या जिसमें वाटर विदाउट सेडिमेंट्स होना चाहिए, वाटर विद सेडिमेंट होना चाहिए, तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोरल रीफ से यूपीएससी ऑलमोस्ट आपसे हर साल क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, चलो 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रीजन मेंशन है न्यूज में और कंट्री के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा करेक्टली मैच है, तो तीनों के तीनों तो नहीं होंगे, ये वैसे ही मतलब चारों नहीं हो सकते, ये तो सबको पता है। दूसरा है यहाँ से देखो, जब आप ऑप्शन देख रहे हो, पहला ऑप्शन है 1 2 3,
बाकी ये 3 4 1 3 2 4, दैट मीन्स ये 25% प्रोबेबिलिटी है, ये तीनों आपकी 75% प्रोबेबिलिटी है। तो चांसेस क्या है, किसके ज़्यादा सही होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी 75% प्रोबेबिलिटी ज़्यादा सही होगी। दैट मीन्स 1 2 एंड 3 आंसर नहीं होंगे, और यहीं से एलिमिनेट हो गया तो आंसर निकल गया। कैटलोनिया स्पेन में है, न्यूज़पेपर में हमेशा रहता है, दैट मीन्स ये आपको पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट ठीक है, पहला पता है तो आपका आंसर ये आ जाता है, जब ये तो होगा ही नहीं। अगर आपको पता है कैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कैसे निकलेंगे? देखो, क्रीमिया हंगरी में है, क्रीमिया सबको पता है, यूक्रेन क्रीमिया रशिया और यूक्रेन के बीच में चला हुआ, तो हंगरी कहाँ से आ गया? दूसरा ऑप्शन गलत होता है, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, और पहला आपको पता है ये कैटेगोरी स्पेन में, दैट मीन्स ये आंसर आपका 1 एंड 3 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको चारों पता होना चाहिए भाई, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है एजुकेशन। अब देखो, पहले आपसे पूछा था इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कैसे हुई, अब आपसे पूछ लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि एक ही टॉपिक को आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना है, तब चीज़ें आपकी जगह काम करेंगी। तो यहाँ पे देखो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, यहाँ से पता चला ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो सीधी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, संस्कृत कॉलेज अगर बनारस में है तो सबको पता होना चाहिए कि विलियम जोन्स नहीं थे, जोनाथन टैंकर जी इसका आंसर है। वन ऑप्शन गया, ये गया, अब बचा क्या, 2 या 3। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। देखो यहाँ पे अगर मान लो ऑप्शन होता ना आपका, जैसे 2 एंड 3, तो बहुत बच्चे लगा के आते हैं, क्योंकि जो आपका ऑर्थर वेलेस्ली है, अब यहाँ पे वेलेस्ली बिल्कुल है, नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए, लेकिन ऑर्थर वेलेस्ली नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थर वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे, जिन्होंने कि ब्रिटिश इंडिया के लिए फाइट की थी। ठीक है, तो इन्होंने ना युद्ध में नेतृत्व किया है, हम मतलब ब्रिटिश का, दैट मीन्स इनका कॉलेज वॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली थे, ऑर्थर वेलेस्ली नहीं थे। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो आपको याद करना है। ये हो गया आपका, ये भी गया, ये भी गया, और ये तो ऑलरेडी गया, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज इनिशिएटिव बाय, किसका इनिशिएटिव? अब देखो, नहीं पता एक तो तरीका छोड़ दो, ठीक है, पर फिर भी देख लेते। पहला है आईपीसीसी, यूनेप सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज वाला और द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सेम, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों में ही आपकी सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा है, एक यूनेप का, एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट का। तो अब आपका ऑप्शन क्या कहता है, क्लाइमेट न्यूट्रल के बारे में कह रहा है, तो कहाँ पे जाओगे? वो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ये स्पेशली क्लाइमेट की बात कर रहा है, तो दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसकी आंसर चूज करने की, आंसर चूज करने की प्रोबेबिलिटी है सी। अब सम टाइम क्या होता है कि सम टाइम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए मैं बताती हूँ ये प्रोबेबिलिटी है, सम टाइम दूसरी है। ये सब कुछ आपको तब आएगा जब आप खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने वीडियोस देखी और आप सोचोगे कि ओके मेरे को तो समझ में आ गया, अब मैं जाके वहाँ पे कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस, और आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपने ट्रिक्स खुद ही निकालने पड़ते हैं। जितने क्वेश्चन से आप गो थ्रू करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब जो लास्ट 10 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।